हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की जो सीरीज है। डे 5 है आज। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के प्रिपरेशन के लिए टायर 2 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। इनके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट्स हैं। बायोकैटलिस्ट मींस ऐसे कैटलिस्ट जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस हो रही होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उनको कैटलाइज करने के काम आते हैं। उनको एंजाइम्स नाम दे दिया है। ये भी कैटलिस्ट, बस बायोकैटलिस्ट है। ये क्या करते हैं? बायोकैटलिस्ट विच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। कि कोई भी एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो अगर एक बायोकैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी तो वो जल्दी से होगी, तेजी से होगी, फटाफट होगी। तो दे एनहांस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। बस इतना आपको याद रखना है यहां पर, और ऐसा खास इसके अंदर कुछ है नहीं। बस आपको थोड़ा सी चीज ये और याद रखनी है कि इसका एक्शन कैसे होता है। कि एंजाइम को अगर मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, ये किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और ये क्या करेगा? पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बना लेगा। ई और सबस्ट्रेट जो है मिलके, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एक इंटरमीडिएट स्टेट बना लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट जो बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए होगी, ये जैसे ही पहुंचेगी, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट कह सकती हूँ मैं, या इंटरमीडिएट कह सकती हूँ। ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट है, ये फिर टूट जाता है और वापस से हमें एंजाइम एज इट इज मिल जाता है। और अब सबस्ट्रेट की जगह पे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। इसको एनहांस करने के लिए एंजाइम का यूज किया जाता है। ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते, एज इट इज बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट्स हैं। क्लियर? इतना एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है विटामिन। तो भाई विटामिन क्या होते हैं? विटामिन्स, हमारे पास विटामिन्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि डाइट में, हमारी जो हम खाना खा रहे हैं उस डाइट में चाहिए होते हैं हमें स्मॉल अमाउंट्स में। किस लिए? ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। जो मेंटेनेंस है, हमारी बॉडी की ग्रोथ है या बॉडी की मेंटेनेंस है, वो ऑप्टिमम तरीके से होती रहे, उसके लिए हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स होते हैं वो कई सारे होते हैं, या हमारी बॉडी जिस विटामिन को थ्रू डाइट लेना चाहती है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, वो कई सारे हैं। तो कौन कौन से? विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन B2। ये ए, ये सारे बी फैमिली के हैं। B1, B2, B6, B12, ये सब विटामिन बी के अंदर आते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, ई, डी, के, ये रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार याद कर लेना। सी, डी, ई और के आपको याद रखना है। डी, ई, के वापस से रिपीट हो गए, इट्स ओके। यहां विटामिन डी ही आएगा, ये डी वापस से रिपीट हुआ है। और ये विटामिन ई है, दिस इज विटामिन ई। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन ए। ठीक, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये विटामिन डी है, ई नहीं है। ये वाला ई है, ये के है। ई और ई, ई और के और डी, ये रिपीट हो गए हैं गलती से 2 बार। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। डी एक बार, एक याद करना है आपको, एक के याद करना है, एक ई याद करना है। तो ये क्या है? सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिसीजेज है कि विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर विटामिन की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ऐसे लिखोगे कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट। जो हम खाना खा रहे हैं, जो डाइट हम ले रहे हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल अमाउंट्स में, इन स्मॉल अमाउंट्स। किस लिए? टू परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन। जो बायोलॉजिकल फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस
ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ। ऑप्टिमम ग्रोथ और हेल्थ किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग सिस्टम की ऑप्टिमम ग्रोथ और हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए कि बायोलॉजिकल फंक्शन वो प्रॉपरली करते रहे, उसके लिए हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डाइट में चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, दे आर कॉल्ड विटामिन। तो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हैं जो हमें चाहिए। क्या क्या उनके सोर्सेज हो सकते हैं यहाँ पर ये लिखे हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, या कॉर्निया की हार्डनिंग हो जाएगी जिसको ज़ेरोथैलेमिया भी बोला जाता है। अगर विटामिन बी1 है तो इससे बेरी बेरी हो सकती है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इनकी डेफिशिएंसी डिजीज से आते हैं। तो भाई डेफिशिएंसी डिजीज एक बार को सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं भी याद होगी चलेगा, बट डेफिशिएंसी डिजीजेज आपको करनी ही करनी है। यहां से क्वेश्चन बनता है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन विटामिन से बनता है वो बनता है कि विटामिन बी1 को और हम क्या बोलते हैं, या उसके अंदर जो उसका केमिकल नेम है वो क्या है। तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम हो गया थायमीन, विटामिन बी2 का केमिकल नेम हो गया राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 पेरिडॉक्सिन। तो ये आपको याद रखने, जितने केमिकल नेम यहाँ पर लिखे हैं ये आपको याद रखने, ये केमिकल नेम एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो याद करना ही करना है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डेफिशिएंसी डिजीज से कि भाई ये डेफिशिएंसी डिजीज कौन से विटामिन की कमी से होती है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और जो ये विटामिन है इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, तो ये आपको याद करना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमें एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो विटामिन हमने पढ़े हैं ये विटामिन 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं विटामिन को डिवाइड करूंगी तो दो तरह के विटामिन होते हैं। एक है विटामिन जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, दोनों में डिफरेंस क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, भाई फैट सॉल्युबल जो है वो फैट्स में सॉल्युबल होंगे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, और वाटर सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो फैट सॉल्युबल मींस दे आर सॉल्युबल इन फैट्स, एंड वाटर सॉल्युबल इंडिकेट्स द नेम इंडिकेट्स कि वाटर सॉल्युबल है तो दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर, soluble in, they are soluble in fats, they are soluble in water. If they are soluble in fat, तो जहां पर फैट स्टोर होता है वहां पर ये भी स्टोर हो सकते हैं बॉडी के अंदर। तो फैट लिवर में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, तो ये विटामिन स्टोर हो सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू इन बॉडी। एडिपोज टिश्यू और लिवर के अंदर बॉडी में इनको स्टोर किया जा सकता है। बट ये वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर जो सॉल्युबल जो चीज होती है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाती है, तो इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो दे कैन नॉट बी, कांट बी स्टोर्ड। ये क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है कि भाई विटामिन सी है उसको बॉडी में स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और वाटर सॉल्युबल है तो वाटर में सॉल्युबल होके वो बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, तो फिर उसकी कमी हो जाएगी, तो हमें फिर वापस उसे डाइट से लेना पड़ेगा। अगर जैसे ये है इनको तो बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, जब कमी हो तो भाई ये उसको रिलीज कर देगा कि अच्छा विटामिन ए की कमी हो गई, ये लो, तो बॉडी उसके वहां से उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। बट जैसे विटामिन सी हो गया और विटामिन बी फैमिली जो है वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो क्वेश्चन भी आता है कि भाई ये स्टोर क्यों नहीं किए जा सकते, तो आंसर यही है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर और कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने के बाद दे कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, बॉडी से बाहर चले जाते हैं तो इनकी कमी हो जाती है। तो फिर अगेन हमें डाइट में इनको इंक्लूड करना पड़ता है कि विटामिन सी की गोलियां खाते हैं, विटामिन बी की खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है और वो बाहर निकल जाता है। तो कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, मैंने भी आपको बताया कि जो वाटर सॉल्युबल है वो है विटामिन सी और विटामिन बी वाली फैमिली।
विटामिन बी की फैमिली मीन्स विटामिन B1, B2, B3, B12, B6 सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा जो विटामिन बच गए, विटामिन ए बच गया, विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पार्ट्स में आ सकता है, 1 पार्ट 2 नंबर का ये दे दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। बाकी विटामिन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन। अब नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल पे चलते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम पढ़ लिया, विटामिन पढ़ लिए, अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये भी एक बायोमोलिक्यूल है, ये भी कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हेरिडिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हेरिडिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी डेफिनेशन, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इनकी, भाई ये काम करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट को अगर मैं लाइन बाय लाइन लिंक कर दूंगी, उनको आपस में लिंक कर दूंगी, तो न्यूक्लियोटाइड्स, तो उन न्यूक्लियोटाइड की जो लिंकेज है आपस में लिंक होने के बाद न्यूक्लिक एसिड बना लेगी। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड होता है मोनोमर यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। उसके अंदर क्या क्या होगा? इस न्यूक्लियोटाइड यूनिट के अंदर एक प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 मेंबर की ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 एटम्स हैं, या 5 मेंबर की शुगर में इसको कह सकती हूँ पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। साथ में होता है बेस, एक हेट्रोसाइक्लिक बेस प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा उसके अंदर ये तीनों चीज प्रेजेंट होती हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, वो इन्हीं के बेसिस पे मैं 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ। देखो, इसको अगर मैं क्लासिफाई करूंगी तो 2 पार्ट्स में कर सकती हूँ। एक न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, एक न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म आई थिंक सबको पता होगी। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही बेस प्रेजेंट है, दोनों में ही पेंटोज शुगर है, दोनों में ही फॉस्फोरिक एसिड है। डिफरेंस क्या है? ये तो सिमिलैरिटी होगी कि भाई सारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये 3 चीज प्रेजेंट होती है। डिफरेंस इनके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी, या मैं ऐसे कह सकती हूँ बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर ओनली राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। दोनों में शुगर डिफरेंट है, इसमें राइबोज शुगर है और इसमें बीटा डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये इनके बीच में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों चीज सारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होगी कि पेंटोज शुगर भी होगा, बेस भी होगा, फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, और डीएनए आरएनए मेन 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और इसके अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई इन दोनों में डीएनए और आरएनए के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो मेरे को एक बार न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद में इनका स्ट्रक्चर पता लगा सकती हूँ, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ शुगर का डिफरेंस है, बाकी और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। तो जो शुगर है भाई, पेंटोज शुगर है, ऐसे 5 एटम्स हैं, CH2OH, H, यहां पर OH और H, ये पेंटोज शुगर हो गई। देखो, ये इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने फ्रक्टोज में भी पढ़ा था।
इसी तरह का स्ट्रक्चर पड़ा था फ्रक्टोज के अंदर। अब इसमें क्या करूंगी मैं, अगर यहां से OH को मैंने हटा दिया और एक बेस लगा दिया, तो शुगर के साथ बेस आ गया, और शुगर के साथ बेस और उसके साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये अगर बेस लगा दिया, सिर्फ शुगर के साथ बेस लगाया है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड लगा देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अभी ये क्या है, इतनी यूनिट है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में मैंने यहाँ OH हटाया और OH हटा के फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया, तो P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर सिंगल बॉन्ड O, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, और O एक नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, सिंगल बॉन्ड आएगा, यहां पर भी, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव। ये फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो अब इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ कनेक्ट होके ये पूरा बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। इतना था न्यूक्लियोसाइड और ये पूरा इतना बन गया न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंकेज करते हैं, कौन सी लिंकेज होगी, जैसे हमने ग्लूकोज या पॉलीसैकेराइड्स में लिंकेज पढ़ी थी, वो थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन्स जब बनते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड्स में आपस में लिंकेज होती है, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज जिसको बोलते हैं। यहां पर लिंकेज कौन सी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक करेगा तो कौन सी लिंकेज होगी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो इस न्यूक्लियोटाइड की दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब लिंकेज होगी तो कैसे होगी, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेती हूं। एक मिनट, दोबारा ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। हमने क्या बनाया था, फॉस्फो, पहले शुगर बनाई, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में बेस लगा दिया यहां ऊपर की तरफ, यहां 2 OH होते हैं पेंटोज शुगर में, यहां 2 OH होते हैं, ये 2 OH हो गए, H, और यहां पर CH2OH था, उसकी फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब लिंकेज कराई तो ये पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। जब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाएगा, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैं यहां पर बना लेती हूं, दैट इज ऐसे, यहां पर एक बेस होगा, यहां OH H हो जाएगा, यहां नीचे OH, यहां OH, यहां OH, यहां H, और यहां पर H नीचे, और यहां पर CH2OH। अब जो ये CH2OH है, इस CH2OH के साथ जो इधर फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ होगा, वो फॉस्फोरिक एसिड ऊपर की तरफ इस वाले के साथ लिंक हो जाए, इस तरह से यहां पर। अब जो CH2OH है, इस CH2OH का मुझे पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड दूसरा कब बनेगा, जब इसके साथ ऐसे फॉस्फोरिक एसिड की लिंकेज प्रेजेंट हो, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने से जो इस फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहां से डबल बॉन्ड तोड़ के और ऊपर वाले इसके साथ, यहां जो OH है इसके साथ कनेक्ट कर लेता है। कि देखो, अगर ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इस फॉस्फोरिक एसिड ने यहां से ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, और वो क्या करता है, यहां से डबल बॉन्ड उसने तोड़ दिया, और ये डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद जो ये लिंकेज थी वो इसने यहां पर बना ली, सिंगल बॉन्ड O, जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर हुआ था। ये लिंकेज अगर इसने यहां पर बना ली तो इसको, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा,
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन जाएगी। ये लिंकेज इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, कि यहाँ पर ये जो लिंकेज है दिस इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो दो ऑक्सीजन एटम थे वो इस तरह से है। अब ऐसा हो सकता है कि जब इसने यहां से बॉन्ड तोड़ के ये बना लिया तो यहां पर इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये डबल बॉन्ड O बना ले, और O नेगेटिव भी रह सकता है। क्या हो रहा है बोर्ड में? चलो आप ऐसे देख लो, यहां से डबल बॉन्ड O भी बन सकता है और ये सिंगल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों चीज हो सकती है। तो ऐसे भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसके दोनों फॉस्फोरस को हम ऊपर भी शो कर सकते हैं। बस आपको ये चीज याद रखनी है, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब डबल फॉस्फेट लिंकेज बन जाती है तो उसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहा जाता है, और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं। कभी भी आपसे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पूछा जा सकता है तो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोज शुगर पे अगर बेस लगा दिया तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और जब न्यूक्लियोटाइड्स की आपस में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना देते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स बन जाते हैं, जो कि इस तरह से यहां पर शो किया गया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए और आरएनए के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंसेस पता होने चाहिए हमें कि क्या होता है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस। सबसे पहले तो इनके नाम की इनकी डेफिनेशन से वो हमें पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर, कि इसमें बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। पहला स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। बाकी फॉस्फोरिक एसिड और बेस दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इनकी सिमिलैरिटी है। ये इनका डिफरेंस हो गया पहला, कि बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यहाँ पर राइबोज शुगर है। अब जो बेसिस प्रेजेंट है मैंने क्या बताया कि दोनों में बेस प्रेजेंट है, तो बेस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ऐसे कि भाई जैसे एक ये ऐसे गया और दूसरा इस तरह से गया, ये इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए में दूसरा स्ट्रैंड नहीं होता, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। बट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड में जो एक बेस प्रेजेंट है, दूसरे स्ट्रैंड के अंदर जो दूसरा बेस प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे थायमीन प्रेजेंट है, यहाँ एडेनाइन प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ए टी के साथ कपल कर रहा होता है, एडेनाइन वाला जो बेस है वो थायमीन वाले बेस के साथ कपल करेगा। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे डीएनए को, तो ये इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो स्ट्रैंड्स हैं, दीज स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। ये स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक जैसे नहीं होते, सेम नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेम होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम नहीं होते। अब एक स्ट्रैंड में अगर एडेनाइन बेस प्रेजेंट है पेंटोज शुगर पे, दूसरे में थायमीन बेस प्रेजेंट है, तो यहां पर एडेनाइन थायमीन के साथ कपल करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ कपल करेगा। बट इसके अंदर थायमीन बेस नहीं होता, यहां एडेनाइन बेस यूरेसिल के साथ कंबाइन करता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ कंबाइन करता है। तो वही 5 बेसिस होते हैं, 5 बेसिस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। यहां मैं लिख देती हूं, ए फॉर एडेनाइन है, ए इज एडेनाइन, टी इज थायमीन, जी इज ग्वानिन या ग्वानाइन, और सी इज साइटोसिन साइटोसाइन, एंड यू इज यूरेसिल। ठीक है, तो ए टी सी जी, या हम कह सकते हैं कि ए यू सी जी। ये चीज याद रखनी है कि सी जी और सी जी तो भाई सेम है दोनों के अंदर, बट
इसमें थायमीन प्रेजेंट होता है बेस, इसके अंदर यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। तो एडेनाइन यहाँ पर थायमीन के साथ कपल करेगा और यहाँ पर ये यूरेसिल के साथ करेगा। ये चीज याद रखनी है। और ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि डीएनए को हाइड्रोलाइज करने पे जो बेसिस है वो इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, तो उस पे कमेंट करो ऐसा क्यों है ऐसा, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए ऐसा है। डबल स्ट्रैंडेड है इसलिए जितने ये इसके साथ जितने इधर मिलेंगे उतने ही उधर मिलेंगे, क्योंकि डबल ना, एक ही चीज डबल है। तो जितने एडेनाइन होंगे उतने थायमीन होंगे, तो इक्वल नंबर में मिलेंगे। बट यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड है। बट ऐसा आरएनए के केस में नहीं होता कि इक्वल होगा ही होगा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ जो बेसिस हैं एडेनाइन, थायमीन, ग्वानिन, ये आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इसमें हमेशा सेम होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस इसमें आ जाता है कि भाई डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं डीएनए, बट ये नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। आरएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, बल्कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इतने डिफरेंसेस समझ आ गए। इतनी चीज डीएनए और आरएनए के बारे में याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए, अब इसके बाद जो मैंने आपको ये चीज बताई कि एडेनाइन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, तो भाई ए, टी और यू, जो एडेनाइन, थायमीन और यूरेसिल है, ये आपस में कंबाइन करते हैं। तो एडेनाइन और ग्वानिन ये 5 बेसिस हैं। ये पांचों बेसिस, यहां से एक एमसीक्यू और आता है कि एडेनाइन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है, थायमीन है, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन। ये कैसे हैं? ये प्योरीन बेस्ड बेसिस हैं। ये प्योरीन बेस्ड बेसिस है और ये पिरिमिडीन बेस्ड बेसिस है। पिरिमिडीन बेस्ड बेसिस है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो पिरिमिडीन पे बेस्ड है और इनका स्ट्रक्चर प्योरीन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट यहां पर है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप के आरएनए होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए का काम होता है मैसेंजर का, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज भेजे। आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। इतनी चीज बस आपको न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए के बारे में पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीज समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कोई और चीज आपको समझनी है, कोई टॉपिक रह गया है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं आई, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे साथ साथ हमने डिस्कस करे हैं, सारी चीज की है। तो आज हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खत्म, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे साथ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।